मैं जनाब शहनवाज फैयाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक के प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं कोरोना के ज़माने में। हम लोगों ने मिलना बंद कर दिया है, एक दूसरे को पहचानना बंद कर दिया है और बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ससुराली रिश्तेदार जो आते हैं उनको दूर से नमस्ते करते हैं। लेकिन एक उर्दू वालों की, इल्म वालों के ससुराल डॉक्टर सैयद फारूक साहब का जो घर है ये हमेशा आबाद रहता है। यहाँ सबका इस्तकबाल होता है। हम उस तरह से लोगों को हमने नहीं बुलाया, बल्कि हमने बहुत लिमिटेड और लोगों से ये कहा भी कि इसको हरगिज़ फॉरवर्ड न करें। ये पहली बार हुआ है जब हमें लोगों से कहना पड़ा कि इनविटेशन को हरगिज़ फॉरवर्ड न किया जाए, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है। लेकिन ये मौका बहुत अहम था। ये मौका अहम इसलिए था कि हम जो ज़िंदगी में सीखते हैं वो तीन तरबियत गाहें होती हैं हमारी ज़िंदगी में। एक तो वालिदैन, दूसरे समाज, और तीसरा बड़ा जो सोर्स है, मखज़न है, जो सरचश्मा है जो हमारा, वो सीखने का वो उस्ताद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस्ताद को, अपने असातिज़ा को, अपने टीचर्स को भूल जाएं? तो चाहे लाख आफत आए, कितनी ही कोरोना की या किसी तरह की कहर सामान्य हो, ज़्यादा मुश्किल होती तो शायद हम इसको वेबिनार की शक्ल में करते। लेकिन ये अच्छा मौका था। हमने कहा कि हम दूर दूर बैठ के एक दूसरे से मुख्तसरी सही कम से कम हम इस मौके का इस्तेमाल कर सकें और कुछ बातें कर सकें जो आज के मौजूदा हालात में जो मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि तलबा और असातिज़ा और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिश्ता तो कमज़ोर हो ही रहा है हालात वैसे, और फिर जो कोरोना है इसने और दूर कर दिया है। तो वो दिल से और सामने बैठ के जो उनकी तरबियत थी, उनकी तालीम थी, वो तो मुश्किल थी, हो ही गई, अब और मुश्किल हो गई है। तो मैं
ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं, जिन्होंने मेहमान मुकर्ररीन जो स्पीकर्स हैं, मैं उनको दावत दूँ। तो मैं सबसे पहले एक गुस्ताखी आपकी इजाज़त से, परसों जो है वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है जी, और अगर आप इजाज़त देंगे तो हमारी नवासी जो है ये जो उस पर पहुँचेंगी, तो फिर उसके बाद फिर जी जी, तो मैं उनको बस आपने ठीक तो फैसला लिया। वेरी गुड। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम you want to sit there? Back. Greetings one and all. Today I'll tell you about literacy. Literacy means education. So on Tuesday it's a day of education. Education is very important in life. It keeps us healthy, wealthy and wise. Thank you. अच्छा, ये पिछले हफ्ते नहीं थी, वरना हम जब बच्चों को और हौसला अफजाई होती। तो मौजू की तरफ आते हैं। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशन है, तो जो मौजूदा जो चेंजिंग सिनेरियो में ये रिश्ता कहाँ है और इसे किस लेवल पे होना चाहिए। आइए हम अपने पहले गेस्ट स्पीकर को आवाज़ देते हैं, जनाब एहतशाम खान साहब, जो मैंने बताया कि इस वक्त न्यूज़ 18 में सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत से लोगों ने इनके चेहरे जब ये खोलेंगे तो फिर वो पहचान जाएंगे। ये हमारे साथ अलीगढ़ के साथियों में है और हम लोगों ने बहुत डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। कभी ये फर्स्ट आते थे, कभी मैं, तो बहुत रकीबाना रिश्ता उस वक्त हुआ करता था। तशरीफ़ ले आए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर मोहतरम की इजाज़त से दो चार लफ्ज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया आसिफ साहब का और फ़ारूक साहब का, जिन्होंने सोचा कि हम सबको मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और कुछ फ़िक्र करनी चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो टॉपिक इन्होंने मुझे बताया टीचर्स डे के बारे में बात करनी है, तो पहले तो मैं डर गया कि टीचर के बारे में मैं क्या बात, मैं तो टीचर हूँ नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे और फिर नाम बताया कि अख्तरुल वासे साहब भी यहाँ होंगे, तो डर और बढ़ गया कि जो उस्तादों के उस्ताद अगर हैं तो वहाँ मैं क्या जुर्रत करूँ। लेकिन फिर इन्होंने थोड़ी सी मुझे कहें कि रिलीफ़ दी, क्योंकि मैं कोर्ट कवर करता हूँ, देखता हूँ, लीगल इश्यूज़ में काम करता हूँ, तो वहाँ रिलीफ़ एक बड़ी चीज़ होती है कि रिलीफ़ मिल गया। तो रिलीफ़ इन्होंने ये दिया कि आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, स्टूडेंट के बारे में बताएं। तो मेरे लिए थोड़ा आसान सब्जेक्ट रहा कि स्टूडेंट के बारे में हम बात करें कि एक स्टूडेंट टीचर्स डे को कैसे, किस तरह से देखता है। अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया को देखें, पिछले 3-4 साल से मैं एक्टिवली चूँकि उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि टीचर्स डे के दिन आमतौर पे जो लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो उसमें अपने स्कूल के टीचर को ज़्यादा याद किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स अच्छे नहीं हैं या उनकी वो अहमियत नहीं होती, लेकिन स्कूल के टीचर्स हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वही एक ज़माना होता है जहाँ पर आप दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। एक तरफ माँ बाप का प्रोटेक्शन भी होता है, दूसरी तरफ आज़ादी भी आपको खींच रही होती है, और जब आप दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त
टीचर आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो बहुत लोग खुशकिस्मत होते हैं कि स्कूल में उनको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, कुछ लोग शायद उतने खुशकिस्मत नहीं रहते हैं। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो स्कूल मिला, जो टीचर्स मिले, वो ऐसे थे कि आज तक उन्होंने मेरी ज़िंदगी में उनका एक छाप नज़र आता है। और मैं सिर्फ अपने 2 टीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा, उससे ये निकल कर सामने आएगा कि आखिर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है। टीचर टॉट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो क्या होता है, और स्टूडेंट एक क्या चाहता है टीचर से, और वो क्या खूबियाँ टीचर में होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है अपने टीचर से, और जो इस रिश्ते को बहुत अहम बनाता है। जैसा कि आसिफ साहब ने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी दिक्कतें, दुश्वारियाँ आ रही हैं, और जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता हुआ करता था अब शायद नहीं है, या उसमें कहीं उतार चढ़ाव भी आता है। तो मेरे 2 टीचर्स थे जिनको मैं एक खराज अक़ीदत भी पेश करना चाहता हूँ इसी महफ़िल के ज़रिए, और उससे शायद हम ये सोचने के लिए भी मजबूर होंगे कि वो क्वालिटीज़ वो टीचर्स की क्यों नहीं हमारे आजकल स्कूल्स में। तो सबसे पहले मैं जो नाम मुझे याद आता है वो है फ़ादर पीटर डेविड हॉस्किंग का। ये हमारे इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में, सेंट ज़ेवियर्स स्कूल में मैं था उस वक्त। हमें वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे, सिर्फ 1 साल उन्होंने पढ़ाया, लेकिन वो 1 साल ऐसा था कि वो आज तक, चाहे मेरे से आगे के 10-20 बैच के लोग हों या मेरे बाद के, वो फादर पीटर डेविड हॉस्किंग को कोई भूल नहीं सकता। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक लेटर है जो उन्होंने मुझे दिया। ये मैं ख़ास तौर पर लेकर आया हूँ कि आप सब देखें इसको, कि क्या आज टीचर्स हमारे उस लेवल के हैं, ये हमें सोचना होगा। ये जो लेटर है, जब हम लोग पास आउट किए स्कूल से तो उन्होंने हर स्टूडेंट को, हमारे बैच में 120 स्टूडेंट्स थे, हर स्टूडेंट को उन्होंने ये लेटर, ये हैंड टाइप है, मैनुअली टाइप किया हुआ है। पहले तो वो जो पुराने ज़माने का टाइपराइटर होता था उससे उन्होंने टाइप किया है, और इसमें मेरी पूरी पर्सनालिटी झलक रही है कि मैं एकेडमिक्स में कैसा था, मैं डिबेट्स में कैसा था, ग्रामेटिक्स में कैसा था, कब मैंने क्या स्कूल में परफॉर्म किया, स्पोर्ट्स में कैसा था, जबकि मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये टाइप करके दिया, जो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। तो आप देखें कि 120 स्टूडेंट के बारे में बगैर उनसे कुछ जाने हुए, आमतौर पे आप रेफरेंस लेटर के लिए जब जाते हैं यूनिवर्सिटी में टीचर के पास, तो वो टीचर कहते हैं आप कुछ हमें बताएं, लिख कर दें कि आपने क्या किया है, तो हम उस तरह से रेफरेंस लेटर लिखेंगे, रिकमेंडेशन लिखेंगे। लेकिन उन्होंने हमसे कभी कोई जानकारी नहीं मांगी, और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझ में ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और जहाँ कभी कोई मिस्टेक हुआ तो उसको उन्होंने इतनी बार पढ़ा कि उसको पेन से फिर करेक्ट किया, क्योंकि पहले वो करेक्ट करने की का स्कोप नहीं होता था। तो ये डेडिकेशन 120 बच्चों के बारे में ऑब्जर्व करके, टाइप करके एक एक पेज हर बच्चे को देना, जो कि उसमें कुछ बच्चे ब्राइट होते हैं जिनके बारे में लिखना आसान होता है, कुछ ब्राइट नहीं होते हैं, उनके लिए बारे में मुश्किल है। लेकिन फादर हॉस्किंग ऐसे थे कि उन्होंने हर बच्चे को हर साल, जब तक वो स्कूल में रहे 20-25 साल, उन्होंने ये लेटर लिख के दिया, और उसकी पूरा अगर आप इस लेटर को पढ़ें तो पूरे उस बच्चे के बारे में झलक सामने आ जाएगा, जो पेरेंट्स को भी शायद नहीं पता हो। तो उन्होंने जो लिखा है कि I am very pleased to write on behalf of Muhammad Ihtishamuddin Khan, who has been a student at St. Xavier's for the past 11 years and has this year completed his AISS examinations. In the board's results, he passed well in all subjects with A2 level results in English, Science and Social Sciences. यानी उन्होंने सारे मार्कशीट देखे होंगे. I taught him personally and directed his studies. He is a most enthusiastic student, always interested in what is being done and asking many pertinent questions. I am sure he will do well in his future studies. इसके आगे जो है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उन्होंने मुझे कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया. Ihtishamuddin leaves this school with a really excellent record for conduct and cooperation. He has always been enthusiastic about all the activities of the school and is held in much respect by members of the staff and his contemporaries. I cannot recommend him too highly for his personal qualities और ऑफ कैरेक्टर. उसके बाद उन्होंने मेरे ड्रामेटिक्स और उसके बारे में लिखा है, जो मैं एक्टिविटीज़ करता था. दूसरी बात ये थी फादर हॉस्किंग की, जब वो क्लास में आते थे
तो सबसे पहले वो चेयर को उठाकर डस्टबिन के पास रख दिया करते थे। और उन्होंने कभी डायरेक्ट नहीं किया क्लास कैप्टन को या स्कूल के किसी बच्चे को, क्लास के बच्चे को, कि आप चेयर वहाँ रखें। वो खुद आकर चेयर उठाकर वहाँ डस्टबिन के पास रखते थे और पूरे क्लास में वो घूम घूम कर पढ़ाया करते थे। कहते थे कि टीचर का काम यहाँ बैठना नहीं, जबकि वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे, वो चाहते तो बैठ के भी आपको समझा सकते थे, लेकिन उनका ये तरीका था, जब क्लास वर्क भी देते थे और नॉर्मली पढ़ा रहे हैं तो पूरे क्लास में वो घूमते थे, चेयर को बाहर रख दिया करते थे। उस वक्त जब स्कूल में हालांकि बड़ा डिसिप्लिन होता है, लेकिन उस वक्त भी उनका ये कहना था कि जब भी कोई बच्चा बीच में क्लास में आता है तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आमतौर पे क्लास में ट्रेडिशन होता है, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम। उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा कहीं रह जाता है या आ जाता है तो उसको सीधे अंदर आना है, वो हमसे परमिशन नहीं लेगा। उसके अलावा एक चीज़ जो उनकी मुझे याद आती है कि उन्होंने हमें एक फ़िल्म दिखाई थी। फिल्म का नाम था डेड पोएट्स सोसाइटी। इस फिल्म की एक बहुत ही घटिया सी रीमेक इंडिया में, बॉलीवुड में बनी, जिसका नाम मोहब्बतें हैं। उस फिल्म को उन्होंने बहुत ही ख़राब कर दिया, लेकिन जो इंग्लिश मूवी ओरिजिनल है डेड पोएट सोसाइटी, उसमें दिखाया है कि टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप होता है। उसमें एक 2 सीन था जो बाद में उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। एक ये सीन था कि एक बच्चा क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है तो वो ध्यान नहीं दे रहा है अपने क्लास में कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो टीचर आके उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, क्लास में कहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चा कहता मुझे ये चैप्टर पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जब पसंद नहीं तो उसको फाड़ो और फेंक दो। फिर उन्होंने क्लास में अनाउंस किया टीचर ने कि जिस बच्चे को जो चैप्टर पसंद नहीं है उसको फाड़िए और फेंक दीजिए, लेकिन जो बच जाता है, जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, उसको सही से पढ़ना है। तो उन्होंने ये हमें उस वक्त ये बताया कि आप जो काम करें, जो सब्जेक्ट पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, उसको दिल से पढ़ें, ज़बरदस्ती ना करें। तो इस तरह के बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है। किसी बच्चे के पास अगर स्वेटर किसी दिन वो पहन कर नहीं आया तो वो जाके अलग से पूछते थे कि आज तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना, क्योंकि हमारा थोड़ा ठंडा इलाका था। तो ये सारी चीज़ें थी कि पढ़ाई के अलावा जो फादर हॉस्किंग ने हमें समझाया, हमें दिखाया और जो बताया कि आपको पूरी ज़िंदगी कैसे जीनी है। वो हमें विलेज विजिटिंग के लिए ले जाते थे, गांव में दिखाते थे कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी जो कि हम आज भी फादर हॉस्किंग को याद करते हैं। और सभी लोग जो जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट से पास आउट लोग हैं, वो उनसे अगर पूछा जाए कि बेस्ट टीचर कौन है उनकी ज़िंदगी का, तो वो यही कहेंगे कि फादर हॉस्किंग, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें जीने के लिए, ऐसे पढ़ाई के अलावा उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई और करके दिखाया जो शायद एक नॉर्मल टीचर नहीं करता, उतना एफर्ट्स नहीं लगाता। तो आज हमारी भी ये दुआ है कि वो जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनका जो एहसान है वो शायद कोई उसको चुका नहीं सकता है। तो इन अल्फाज के साथ तो मैं बस अपनी बात ये ख़त्म करूँगा कि आज जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ है। अभी भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। अभी आप ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उसमें मैं देखता हूँ कि टीचर्स जो एफर्ट लगाते हैं, जिस तरह से बच्चों को, ख़ासतौर पे मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस जैसे होते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन एकेडमिक्स के अलावा जो असल जो टीचर को बाकियों से अलग करता है वो यही होता है कि पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी को जीने का तरीका, गाँव में कैसे लोग रहते हैं, शहर में कैसे रहते हैं, आपको किसी को देखकर क्या फीलिंग्स आपके दिल में डेवलप हो रही हैं, ये चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है, अगर वो टीचर अपने बच्चों को सिखा दे, दिखा दे, तो फिर इससे बेहतर और कोई खिदमत खल्क नहीं हो सकता। और भी बड़ी बातें करने के लिए यहाँ बड़े लोग हैं, मैंने बस अपनी छोटी सी बात आपके सामने रखी। और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बातें और उन्होंने बताई और बहुत अच्छे अंदाज में और मिसाल देके। और वाकई मैं भी देखता हूँ, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टीचर्स तो बहुत ही मेहनत करते हैं और एक साथ 50 लड़कों पे क्लास में नज़र रखना तो फिर भी मुमकिन है, लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 50 लड़कों पे नज़र रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन सब 50 लोगों पे नज़र रखते हैं, हर एक को इंस्ट्रक्ट करते हैं। एक और हमारे बीच में जो दूसरी स्टीम्ड स्पीकर हैं, प्रोफेसर मिसेस कविता चौहान, उनके हस्बैंड भी यहाँ हैं, डॉक्टर दीपक चौहान। तो वो ये बड़ी तालीमी मैदान में बड़ी अहम ख़ानदान से आती हैं। इनके फादर इन लॉ यूजीसी के सेक्रेटरी रहे और फादर खुद से यूजीसी में बड़े अहम ओहदे पे थे।
और ये एक एकेडमिक फैमिली है, और जो जामिया मिलिया का सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ है उसमें वो प्रोफेसर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल करें। Good evening, sir. Good evening, Chief Guest. Good evening, sir. I just want to wish you, first of all, Happy Teachers' Day, because we have been played a role of teacher at least once in our life. So I suppose you are all teacher in your life. So I just want to wish you Happy Teachers' Day. The most important thing that I want to discuss here, that how teacher is behaving in class, it depends upon how student is behaving in class. That is the important thing. So today I just want to discuss about the student and teacher relationship more. So as you can see that student and teacher, if they want to have an effective learning, it depends upon how teacher is dedicated and how is the student is willing to learn. That is the important thing, that they want to discover this thing and they want to work over it. So when we are talking about in such a way about the teachers and learning, I just want to ask all of you with you that I suppose all of you still cherish your teacher to whom you want to be, as sir said, that I've always learned my teacher Hawkins and all these things. So all of you must have your favorite teachers, and all of you must have a teacher to whom you dislike more, not anything. So what is the reason, what is the desire in you, so that you can cherish your relationship with the teacher, and sometimes you are struggling with the teacher also. So who is responsible for mentoring, for the person who are responsible for mentoring you in this life? You must understand that why that person behaves in such a manner, why one person is your favorite and other one is not. So I think when we are talking about in this relationship, the answer is pretty quiet or pretty easy, that it's a relationship. The relationship that a student built with the teacher or the teacher built with the student. So whenever we are talking about a positive relationship nowadays, is positive relationship depends upon that effective learning environment, and just because of this pandemic it is quite difficult. I can assure you that teachers are doing extremely hard work in this pandemic time, so that they can enrich the environment, they can keep the students learning, they can motivate the students to keep on learning, to work upon it, so that the whole environment can go in such a manner that everyone is a learner. Sometimes the teachers are also learning, because all of this pandemic, I don't understand. It is really amazing for me, and it is very difficult for me to learn all the new techniques overnight. Because what has happened in the pandemic time, in a COVID-19, that we have to run all my teaching experience, all my traditional, conventional teaching method into the electronic medium. So now we are shifting my real classroom into the virtual classroom, and nowadays teachers are going through a lot pressure that they are transforming this real classroom into the virtual classroom in such a manner that they can upgrade the learning environment. They are doing all of their best efforts that they can do it. The most important thing when we are talking about the teacher is that, and you can say that this pandemic is worked as a lamp of innovation that works in the mind of the teacher, that they all of the sudden they come up with the new ways, new principles, they come up with the new findings, and all of the things that sometimes some teachers are not enjoying it. That could be anything. That could be the bandwidth is not working, or you can say that all of the sudden they don't feel comfortable. Sometimes there's a problem of the bandwidth also, it is not working, but still the teachers are doing very good job and in this pandemic time. And really it is a matter of the pride to watch that how teachers are adapt and adopt the new way of teaching. The new way of teaching in such a way that they are giving online sessions, online assignments, assessments also, and they are exploring even more
online teaching. So that exploring means that they are sure that this learning should continue in such a manner. Maybe in future, that might be debatable that in future we can convert real classroom into the virtual classroom. But for me, it is very difficult. We can't say that real face-to-face teaching is have an impact that virtual classroom cannot have. For this thing, because what we are talking about here, we are talking about the relationship. Like, I would like to share a story with you that I think it is about last 3 years ago. One of my students, he's very introvert. So I thought he's introvert, he's not interested in studies, because whenever we used to take classes, we are going for the discussion, we are going for the case study method, we are going to role play or all these things, just to create a healthy environment in the class, so that the classroom teaching, notebook teaching, it's okay, but we want to do extra activities also, so that the students can enjoy. But what I think that the student is not coming up, even not the discussion, not each and everything. So I thought, is there some problem? Is there a problem in my teaching method? Because that create a question mark. If some student is not learning, then the teacher thinks that, oh, might be there a problem in me. Maybe I am not able to explain the students. That is why he is not keen to learning the things. That's why he is some lacking down. So I thought, what is the thing is going on? So I meted with that person. I said, okay, tell me what is your problem. Once meeting, no answer. Then I tried twice. Maybe now it works. Then again, no answer. So what I did is that at the time when I'm taking lessons or the chapters, I start talking about the life lessons also. This is the life. I start sharing my own experience with students. See, this is how I handle my teenage. This is when I went to the college. These are the problems that I'm handling it. There are some bullying experience are there. So I'm sharing my own experience with these students. So one day what happens that this student came to me and he said, ma'am, can I discuss something with you? And that is a great opportunity for me. So finally, that student came up and discussed the things with me. Then he told me that, ma'am, I am suffering from anxiety and depression. Sometimes it is very difficult for me to concentrate in class. There's something is going in my mind. Then we both sit together, we discuss the many things. I called their parents and tell about the situation, that he is suffering from each and everything. So please have a follow with this thing. Please meet with the doctor. It is a mental illness. It is not the physical illness. But please talk to doctor. Please concentrate on your kid. Talk to him, and it is something that you have to take care. And finally, what is the most happiest day of my life? He came to me and said, ma'am, I got first division in this semester. So that's the thing. I said, yes, now it means I succeed as a teacher. So being as a teacher is nothing means that we are just talking about the teaching learning environment. As a teacher, we try to build our relationship with the student. And nowadays in this virtual classroom, it is very difficult to have this, to study the behavior of the student. So we are missing that, the meeting with the customer, meeting with the student, to understand the student and to know what is going on in their mind. Because sometimes it is not always students are bullying. Sometimes it happens that teacher bullied us also, because we are very new to this technology. It's like, oh ma'am, you don't know how to do this thing. You don't know how to set a camera. So these are the things that happens with us also. But we take it as a learning part, as learning is a two-way process. If the student learns from me, then I also learn something from the students also. So at the end, just I want to say that it is that my students don't need me to learn. My students need me to take care. So the main thing the teachers are focusing on is taking care. Thank you. ज़माना सचमुच बदल गया है। देखिए, मोदी जी कामयाब इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर लिया। जो हम देखते हैं वर्चुअल रैलीज और सारे कॉन्सेप्ट, सही बात यह है कि उसी का ज़माना आ रहा है। अब तो ये होगा कि
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 जो आ रहा है, इसमें तो आपको अपने घर में आप दाखिल होंगे, यू नीड नॉट टू टच एनीथिंग, और ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसे लॉक्स आ गए, ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स इंडिया के अंदर आ चुकी हैं। वो क्योंकि मैं ऐड फिल्में बनाता हूँ, तो इन 6 महीनों में हमने 2 ऐड फिल्म्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया, जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। फिर आपकी ट्रांसपेरेंट टीवी का कॉन्सेप्ट है कि वो टीवी उस किसी को नज़र नहीं आएगी, टीवी का एक छोटा सा चिप है जो यहाँ है, उस टीवी के बीच से आप गुजर जाएंगे। ये बीच में एक स्क्रीन सी लगेगी कि स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के बीच से गुजर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आप घर में आप दाखिल होंगे, और जाहिर है कि वो थोड़ा गैप तो रहता ही है सोसाइटी में, जो एक वर्ग का जिसको कहते हैं कि जो डिफरेंस है अमीर और गरीब, बहुत सारी तबकाती फ़र्क जो है, लेकिन चीज़ें तबकाती फ़र्क जो है, मुझे डॉक्टर फारूक साहब भी टोक रहे थे कि आजकल हिंदी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब की सोहबत में रह रहा हूँ जो हिंदी डिपार्टमेंट से आते हैं। तो ये और बता दीजिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है क्या जो कुत्ता पालने की टेक्निक बताए? तो ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हम उसी जानिब आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें वर्चुअल क्लासेस और वर्चुअल ट्रेनिंग और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। खाने के लिए आपको बताना होगा, और ज़ाहिर है हमारी खाने की आदतें भी अब धीरे, देखिए अब लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो अब इतने दिनों के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, तो हमें अपने डाइट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो जाहिर है कि उस तरह के रेडीमेड, अब यहाँ कॉफ़ी मशीन है, आपको घर में कॉफ़ी बनानी नहीं, वो बना देती है वो आपके लिए। तो इस चीज़ें बदलती जा रही हैं, और इस बदलते माहौल में हमें इंसानी रिश्तों को बचाए रखना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। सिविलाइजेशन जो है, हम कितना भी सिविलाइज हो जाएं, अगर रिश्ते बाकी नहीं हैं तो फिर दुनिया क्यों कायम है। इसी की एक कड़ी है जो उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता है। जैसा कि एहतिशाम साहब ने बताया कि उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर अख्तर वासे साहब हैं, और यहाँ भी उनके कई शागिर्द मौजूद हैं। मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मोहतरम प्रोफेसर अख्तर वासे साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात वो हर चीज़ बदल रही है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस्ताद बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम सदर अली क़द्र प्रोफेसर डॉक्टर एस फारूक साहब, मेरे मुरब्बी, मेहरबान, रहनुमा जनाब तारिक अनवर साहब, भाई एहतशाम साहब, प्रोफेसर मैम चौहान मैम, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ भाई आसिफ आज़मी का कि उन्होंने तस्मिया और आइडिया के इश्तराक से होने वाले इस जलसे में मुझे याद किया। साहिबो, सबसे पहले टीचर्स डे पे मैं जामिया के टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जामिया की विसिनिटी में जलसा हो रहा है कि जामिया मुल्क की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार पाई, और इसका क्रेडिट जामिया के दरो दीवार को नहीं जाता है। याद रखिए, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो जामिया के असतिज़ा को जाता है, क्योंकि जामिया के यानी टीचर्स ही वो होते हैं जो अपने उस शागिर्दों का मुस्तकबिल बनाते हैं और इदारों की पहचान बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद। दूसरी बात जो है वो ये कि कोरोना के ज़माने में जो हो रहा है, मैं उस पर बहुत खुश नहीं, और साफ बात है कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ ए कंपल्शन, मजबूरी है हमारी बुनियादी तौर पे। उसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज तो कर लेंगे, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो क्लासरूम और स्कूल के अहाते में होता है उससे हम महरूम रह जाएंगे। ये बड़ी परेशानी की बात है, जो मेरे लिए बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है। इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि
इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि क्या कोरोना के रहते हुए कोई ऐसा तरीक़ा हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जो है या कम्युनिकेशन जो है, उसके अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसके बारे में, साथ में जो बच्चे की शख्सियत जो है उसको किस तरह परवान चढ़ाया जाए, इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये टीचर्स डे की बात हो रही है, लेकिन क्लास यूनिवर्सिटी में, ये स्कूल में जाने के बाद हमने एक दूसरे से रिश्तों को जाना और किस तरह निभाएं ये समझा। हमारे असातिज़ा ने हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताया। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था, हम ऐसी कुल किताबें लायक ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खत्ती समझते हैं। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं इस वक्त, बुनियादी तौर पे इस पर गौर करना चाहिए। इसमें हो सकता है कि किताबी इल्म तो आ जाए, लेकिन जो तहज़ीब है, जो सक़ाफ़त है, जो आचरण की सभ्यता जिसे कहते हैं, उससे बच्चे महरूम रह जाएं, ये इसका बड़ा डर है। इस पर गौर करना चाहिए। जहाँ तक टीचर्स डे का सवाल है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी तारीफ़ टीचर की जाकिर साहब ने की थी। जाकिर साहब ने कहा था, अच्छे टीचर की पेशानी पर इल्म नहीं, मोहब्बत का उन्वान होता है। ये अच्छे टीचर में और हुक्मरां में एक बुनियादी फ़र्क होता है। हुक्मरां जब्र करता है, टीचर सब्र करता है। जी, हुक्मरां हुक्म देता है, टीचर मशवरा देता है। हुक्मरां ज़बरदस्ती बांध के साथ रखता है, टीचर आज़ाद छोड़ के साथ लेता है। दुनिया में दो शख्स हैं जो बच्चे के मुस्तकबिल से कभी मायूस नहीं होते, एक बच्चे की माँ और एक अच्छा उस्ताद। हम सब उन्हीं की पैदावार हैं। मैं एक यहाँ पे हमारे दोस्त एहतशाम साहब ने अपने स्कूल के शुरू के असातिज़ा की बात की। मैं एक छोटी सी कहानी के हवाले से एक बात आपकी खिदमत में असातिज़ा के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक शख्स था जो किसी काम का था, आराम करता था, घर वालों की फ़िक्र नहीं करता था, बच्चे और माँ बीवी सब तंग आ गए थे। ज़्यादा उन्होंने बुरा भला कहा तो एक दिन वो घर छोड़ के चला गया। और घर छोड़ के गया तो उसने परेशान फिर रहा था कि कहाँ जाऊँ, घर से तो छोड़ आया। तो उसने एक जगह देखा भीड़ लगी हुई है, शाम का वक्त था। पूछा भाई क्या है? उन्होंने कहा जी खानका है फला साहब की। तो उनका ये भीड़ काहे की? उनका लोग खाना खा रहे हैं, लंगर चल रहा है। वो भी चला गया, लंगर में बैठ गया। उसने वहाँ पर लंगर खाते में ये सोचा कि ये बेहतरीन जगह है रहने की, कि काम काज कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाना मिलता रहेगा। वो जब सब लोग खानका के बंद होने का वक्त आया तो ये निकला नहीं। लोगों ने कहा तो उसने कहा मुझे पीर साहब से मिलना है। खैर वो पीर साहब से क़िस्सा मुख्तसर ये मिला, अपना दुख दर्द कुछ कहा और रहने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा रह जाओ भाई। कुछ सालों बाद उसको वहाँ से तबीयत हुई, घर वालों की याद आई, तो उसने पीर साहब से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पर्चा लो, ये रात को सर के सरहाने रख के सोना और सुबह उठ के देख लिया करना। उसने चला गया, घर वाले भी खुश हो गए कि चलो ये आ गए, हम तो समझते कहाँ चले गए। मालूम हुआ सुबह उठे, पर्चे के रख लिया था रात को, सुबह उठे तो देखा 1 रुपया तकिए के नीचे मौजूद है। उन्होंने बोले रख लिया, बड़े खुश हुए। कुछ दिनों के बाद फिर घर वालों से जी उकताया तो फिर किसी के यहाँ चले गए, अब के किसी दूसरे के हाथ लगे या पहुँचे उसके यहाँ। उसके वहाँ रहे कुछ दिनों और चलते चलते फिर कुछ दिनों बाद उससे भी इजाज़त चाहिए। तो उसने भी कहा कि पहले ने क्या दिया था? उन्होंने कहा पर्ची दी थी। उनका कहाँ है? तो उनका दे दो। वो पर्ची ले ली, कहा जैसे करते आए हो वैसे ही करना, यानी तकिए के नीचे रख के सो जाना। अगले दिन जो सुबह उठे तो 10 रुपये मिले। तो पिछले को उन्होंने बुरा भला कहा
कि उसकी खिदमत में इतने अरसे रहा और उसने इनाम में कुल 1 दिया, इसके पास में आधी मुद्दत रहा, इसने 10 रुपये दिए। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो फिर एक तीसरे के पास पहुँचे कुछ दिनों के बाद, और जब उसके पास से निकले उससे भी आधी मुद्दत में, तो उसने भी वो पर्ची मांगी और कुछ दिया। वो सुबह आए, उन्होंने रखा तो सुबह 100 रुपये निकले, तो उन्होंने उन दोनों को बुरा भला कहा। इत्तफाक से उनकी मुलाकात पहले पीर से हो गई, तो इन्होंने उससे मुंह फिर लिया। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, नाराज़ क्यों? कहा था क्या आपकी इतनी खिदमत की, आपने मेरे साथ ये किया, फलानों ने मेरे साथ ये किया था, जिनके साथ मैंने कम मुद्दत गुजारी। उसने कहा वो पर्ची कहाँ है? वो पर्ची उन्होंने दे दी। वो पर्ची लेके इन्होंने सोचा कि शर्म आई है, आपके कुछ ज़्यादा कर दिया होगा, 1000 मिलेंगे। वो मालूम हुआ जब अगले दिन पर्ची रखे उठे सुबह तो कुछ नहीं था, बौखला गए। पर्ची खोल के देखी तो 1 कटा हुआ था, 0 बाकी थे। तो असल उस्ताद वो होता है, माफ़ कीजिएगा मुझे जो कहना था, जो आपको 1 सिखाता है, पहला सबक पढ़ाता है, वो बुनियादी तौर पे असल काम करता है, बकिया तो सब 0 का इजाफा लगाते हैं। नहीं, इसलिए प्राइमरी का जो टीचर है, मेरा पहला जो उस्ताद है, वो बुनियादी तौर पे सबसे अहम उस्ताद है। इस बात को हमें जानना और मानना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर फ़ारूक साहब को और अपने दोस्त आसिफ आज़मी को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कोरोना के ज़माने में कम से कम ये तय किया कि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। ये असल में एक मसला ये भी हुआ है कि कोरोना में हमने सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरह वो अपना वो बना लिया वजीफ़ा, जबकि बुनियादी तौर पे उसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग है। और मैं समझता हूँ कि आज का जलसा इस बात का यकीनी तौर पे एक लोगों को सबूत फराहम करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। और कोरोना के ज़माने में हमें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सिर्फ़ किताबी इल्म की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं उनका भी उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात है। मैं ये बातें मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोरोना चला जाएगा। दुनिया में बकौल रसूलुल्लाह के कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी अल्लाह ने दवा न रखी हो मौत के अलावा। जी, तो इंशाअल्लाह दवा इसकी भी ईजाद हो जाएगी और कुछ दिनों में आ जाएगी, और उसके बाद हम उस दवा के ज़रिए इस पर काबू पा लेंगे, इसे शक्ल दे देंगे। लेकिन इससे माफ़ कीजिएगा, कोरोना की बहुत बुराइयां हो रही हैं, लेकिन 2-3 बातों के बारे में मुझे मुख्तसरन कहने दीजिए। कोरोना का एक फ़ायदा ये हुआ है, हम जो अपनों को भूले हुए थे, दुनिया में लगे हुए थे, कोरोना ने हमें एक दफ़ा फिर अपनों से मिला दिया है और अपनों के साथ रहने पे मजबूर कर दिया है। ये उसका बड़ा कारनामा है। और दूसरी बात ये है, माफ़ कीजिएगा, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि हर हिंदू हो या मुसलमान, उसके घर को मंदिर और मस्जिद बना दिया है। जी, यानी हमारा और आपका घर नहीं, वो भगवान और अल्लाह का भी घर हो गया है। और आखिरी बात ये कि वो माहौलियाती आलूदगी, पोल्यूशन जो हमने था एनवायरमेंटल, जो हमारी पैदावार था और जिसे रोकने के लिए हम सारी कोशिशें कर रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोरोना ने कम से कम हमें कुछ दिया हो न दिया हो, पोल्यूशन जो है फ्री एटमॉस्फेयर देने में बड़ी भूमिका निभाई है। क्या हम इस चीज़ को जारी रख सकेंगे, ये भी देखने की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इस पैगाम को लेके आगे बढ़ेंगे। और टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हमारे दोस्त रहमान मुसव्विर वगैरह बैठे हैं, इनसे एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, याद रखिए, अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जो अपने बच्चों के में अपने उस्तादों से सीखता है। अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने तालिब इल्मों से भी सीखता है।
और मुझे ये शरफ़ और सआदत हासिल है, जितना मैंने अपने उस्तादों से सीखा उससे कम अपने शागिर्दों से नहीं सीखा है, क्योंकि ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। और ये उनका हमेशा से एक अच्छे उस्ताद, मिसाली उस्तादों में उनका शुमार होता है, बल्कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ अच्छे और मिसाली असातिज़ा हैं और टीचर्स हैं उनमें उनका शुमार किया जाता है। और जो बातें उन्होंने बताई, यहाँ कई असातिज़ा मौजूद हैं, उम्मीद है कि वो भी अपनी ज़िंदगियों में इससे सबक लेंगे। और वक्तन जो उस्ताद के साथ तालिब इल्म का रिश्ता है वो बहुत अहम होता है। शख्सियत जो परवान चढ़ती है और शख्सियत की जो तामीर होती है उससे बहुत अहम रोल होता है। मैं भी याद कर रहा था, ये बैठा हुआ मेरे ख्याल में क्लास 3rd या 4th की बात होगी कि हमारे एक उस्ताद थे हामिद अली सागर साहब, मौलाना हामिद अली सागर साहब, ककराला बदायूं के। तो उन्होंने एक रोज़ हफ्ते के हफ्ते वो हमारे सारे होमवर्क जमा कर लेते थे और बच्चों और वो चेक करते थे। तो एक हफ्ते सारे होमवर्क जमा हुए, किसी तालिब इल्म ने होमवर्क अपना नहीं किया था या कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी नोटबुक इन्हें दे दो, इस लड़के को दे दो। मैंने दे दी। अगले हफ्ते जब नंबर आया तो वो उसने मुझे अपनी नोटबुक वापस ही नहीं की कि मैं उसको अगले हफ्ते फिर जमा कर सकूं, वो अपने घर पे रखे रहा। तो जब उन्होंने कहा भी कौन कौन तलबा हैं जिन्होंने अपनी नोटबुक जिन्होंने जमा नहीं की है, तो जाहिर है कि हम खड़े हो गए। तो उनका अच्छा खड़े रहिए आप। उन्हें मेरे ऊपर ख़ास गुस्सा आया कि तो लड़का ठीक ठाक है और ये क्यों नहीं करके लाया है काम। और मैं खड़ा हो गया। उसके बाद जब वो पूरे आधे घंटे 1 घंटा या का तकरीबन पीरियड रहा होगा या आधे घंटा रहा, उसके बाद जब वो जाने लगे तो मैं पीछे पीछे गया। मैंने कहा साहब वो आपने कहा था कि उस तालिब इल्म को दे दो, तो मैं दे दिया था, उसने अभी तक वापस नहीं किया। मुझे 2-3 मिनट तक देखते रहे, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहूँ क्या, और उन्होंने गले लगा लिया मुझे, फिर वो चले गए। और मैं देख रहा था कि उनकी आंखों में आंसू था। उस वक्त उस लम्हे उनको इतना शिद्दत से एहसास हुआ। फिर वो गालबन अपने जहाँ वो रहते थे अपने क़यामगाह पे गए और वहाँ से 2-4 किताबें ले आए। और कुछ ज़ाहिर है कि वो क्लास अभी चल रही थी, उन्हें क्लास 6 की बात है। तो वो फिर वापस आए और उन्होंने मुझे 2-3 किताबें तोहफे में दी और मुझसे कहा भाई मुझे माफ़ करना। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं भी कई बार गलती करता हूँ ज़िंदगी में, तो मुझे अगर मुझे एहसास हो जाता है कि मैंने गलती की तो मैं फ़ौरी आगे बढ़ के माफ़ी मांगता हूँ। और ये मैंने अपने उस उस्ताद से सीखा था। ये सबक हमें ज़िंदगी का मिलता है अपने असातिज़ा से। आइए हम अपने एक अच्छे उस्ताद को हम सुन रहे थे और एक अच्छे रहनुमा की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। मोहतरम तारिक अनवर साहब सब जानते हैं कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ग्राउंडेड इंसान है। जब इनसे मिलिए तो वो जिनसे मिल के हो जाए इश्क, वो शेर कैसे है, वो लोग जिनसे मिल के हो जाए ज़िंदगी से हो जाए इश्क, आपने देखा न होगा मगर होते तो हैं। तो ऐसी शख्सियत ज़मीनी सतह से आवाम से जुड़ी हुई और बहुत मिलनसार, खुश मिजाज, और आप उनके पास जाइए और बैठे बातें कीजिए तो ज़िंदगी का भी सबक मिलता है और ज़माने का भी सबक मिलता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तारिक अनवर साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात को। आज के इस जलसे के सदर डॉक्टर फारूक साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, एहतशाम साहब, मिसेस चौहान और आसिफ आज़मी साहब,
और यहाँ पर तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं भी सबसे पहले आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस कोरोना एज में हम सब लोगों को उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया। जब इन्होंने प्रोग्राम बताया मुझको तो मैंने कहा कि कैसे लोग आएंगे इस मौके पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मखसूस लोगों को मैंने बुलाया है और लोग आएंगे। तो ठीक कहा अब्दुल वाहिद साहब ने कि इन्होंने एक मौका दिया इस सोशल डिस्टेंसिंग में, हम लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने और एक बार आपस में मिलने जुलने का मौका दिया। आज का जो मौजू है उस पे प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब, जो खुद पेशे से टीचर रहे हैं, उन्होंने बहुत तफसील से सारी बातें बताई। उस्ताद और टीचर की क्या अहमियत होती है। एहतशाम साहब ने भी अपने अल्फाज में जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो उनका अनुभव था, उसको उन्होंने रखा। मैं भी इतना ही कहूँगा कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया। जिस माहौल में हम लोग पले बढ़े तो हमेशा ये बताया गया कि उस्ताद की कदर करनी है, की इज़्ज़त करनी है। लेकिन ये तो बताया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि कहने से कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करता। ये तो दिल से इजहार होता है जब खुद आदमी महसूस करता है कि इस आदमी के लिए या इस शख्सियत के लिए मुझे इज़्ज़त करनी है, तो वो एक अलग बात होती है। हमारे साथ भी ऐसे कई वाक़यात हैं। हम लोगों के एक उस्ताद हुआ करते थे, शायद आप में से लोग जानते होंगे, वासिफ साहब तो रूज जानते होंगे, मौलाना बेताब सिद्दीकी जी। वो बिहार रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी भी थे और हम लोग के उस्ताद थे। उर्दू फ़ारसी उनसे हम लोग पढ़ा करते थे। बहुत, जिसको कहा जाए कि ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हमारे उस्ताद हैं, बल्कि वो बिल्कुल हम लोगों से घुल मिल के रहते थे, बेतकल्लुफ़ थे, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करते थे और जहाँ ज़रूरत महसूस करते थे वहाँ कुछ सिखाने की भी कोशिश करते थे। और आज अगर हम सियासत में हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो अंजुमन तरक्की उर्दू, उस दौर में बिहार में उर्दू मूवमेंट चल रहा था, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाने की बात चल रही थी। तो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे 10th में 11th में, तो जब भी अंजुमन तरक्की उर्दू की कोई जलसा उनका होता था, कोई मीटिंग होती थी, कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, तो हम लोगों को वो स्कूल से वॉलंटियर के तौर पर ले जाया करते थे। और जो एक वॉलंटियर का काम होता था वो हम लोग करते थे, दरी बिछाने से लेके लोगों को पानी पिलाने तक, और बड़े खुलूस के साथ लोग पेश आते थे। तो उससे इनकरेजमेंट मिला, उससे कुछ हौसला बढ़ा, वही बोल चाल के लिए भी कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि हम लोगों को, चूँकि स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तो हमेशा हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत बढ़ाया जाए, और कहते थे कि आप लोग आगे चलकर मुल्क की खिदमत करना, मुल्क को आगे बढ़ाना, काम करना, समाज के लिए काम करना।
तो ये सभी सिर्फ तालीम तक ही वो महदूद नहीं रखते थे, वो हर तरह से हम लोग को तैयार कर रहे थे। और आज भी मुझे उनकी याद है कि वो बहुत ही सही मानों में जो उस्ताद का फ़र्ज़ होता है कि सिर्फ वो किताबी जो सबक होता है वही नहीं, बल्कि समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे मिलना है, जुलना है, और एक भाईचारगी, एक आपस में ताल्लुकात, रिश्ता, वो सब वो हम लोग को बात ही बात में बताया करते थे। तो उस्ताद की सही मानों में किसी भी इंसान के मुकम्मल होने में किसी भी उस्ताद का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, हाथ होता है। और मुझे ये कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने हम लोगों को जो तरबियत दी और जिस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई की, उसी का नतीजा है कि आज हम सियासत में जहाँ भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। हालांकि हमारे वालिदैन बहुत इस बात के फेवर में नहीं थे कि वो हम ज़्यादा सियासत में दखल दें, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी उनकी वजह से हम लोगों को मौका मिला और आगे बढ़ने का चांस मिला। तो मैं यही कहूँगा कि अपने, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि गुरु और उस्ताद का हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और कभी भी अपने उस्ताद को, अपने गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। वही सही मानों में जो हमारे एक तरह से गाइड, फिलोसोफर जो भी था बचपन में, उस उम्र में, अगर वो मुझे गलत रास्ता बताते, गलत दिशा देते, तो शायद एक अच्छे इंसान बनने में मुश्किल सामने आती। लेकिन बचपन से जो उनका खुलूस मिलता है उस्ताद का, जो उनकी जो एक सही मानों में जो रास्ता बताते हैं या रोशनी दिखाते हैं, वो बहुत अहमियत रखता है किसी भी इंसान के लिए। तो आज हम लोग टीचर्स डे के मौके पर यहाँ जमा हैं, तो सब टीचर्स को तो मुबारकबाद होना ही, मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की तामीर में उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम ख़ास के हिंदुस्तान में आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हालात हैं, उस सब को मुद्देनज़र हम लोगों को अपने उन तमाम उस्तादों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें सही सबक सिखाया, सही रास्ता दिखाया, सही रोशनी दिखाई, ताकि हम सब लोग समाज के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ डॉक्टर साहब का और आसिफ साहब का ख़ास तौर पर तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया। शुक्रिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम तारिक अनवर साहब। वो आपने देखा कि वो किस तरह से अपने उस्ताद को याद कर रहे थे और ये सचमुच वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। वो चाहे वज़ीर रहे हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या किसी भी रोल में हो, वो आवाम से और स्टूडेंट से उनका ख़ास रब्त रहता रहा है। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने वक्त निकाला आज की इस महफिल में, मुख्तसर सही और ये सचमुच डरते डरते ही सही हम लोग यहाँ जमा हुए। और मोहतरम प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब और
तारिक साहब इन लोगों की तो वाक़तन जो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से तो घर से भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत में और डॉक्टर फ़ारूक साहब की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। और ये कुछ इस हॉल की भी बरकत है। मैं तारिक अनवर साहब बता रहा था कि ये जामिया ने जब किराए बढ़ा दिए अपने ऑडिटोरियम्स के, तो उसके बाद ये ऑडिटोरियम लोगों के लिए, इस इलाके की जितने शायर, अदीब और सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, यहाँ 50 लोग कम से कम आ जाते हैं। और इसमें ये भी ख़ास बात है कि इस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो तो खाना भी होता है डॉक्टर साहब की तरफ से। तो हॉल भी अब किराया भी नहीं देना पड़ता, और उसके बाद का लंगर होता है। और हमें जब तक डिनर भी अभी रेडी हो रहा है, तो मैं हम चाहते ये भी थे कि इस मौके से इससे पहले कि साहब सदर को मैं दावत दूँ, हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी, और इस हॉल में जब प्रोग्राम होते हैं तो शेर व शायरी से भी उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। तो वैसे तो यहाँ इस महफिल में कई शोराए कराम भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया में हिंदी डिपार्टमेंट में, उर्दू के और हिंदी के अच्छे शायर भी हैं, कम से कम असातिज़ा उस्ताद शोरा की नुमाइंदगी करें और अपने कलाम से हमें महफूज करें, तशरीफ़ लाएं। उसके बाद हम साहब सदर का खिताब सुनेंगे। हालांकि इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, उसमें बीच में शायरी भी आपने शामिल कर दी, और चूँकि आपका हुक्म है तो दायस से इजाज़त चाहते हुए सभी लोग मेरे मोहतरम हैं, कुछ शेर में हाजिर कर देता हूँ कि पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया, पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था, उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो, उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो, तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था, तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था, एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब, एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब, एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था, एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था, एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब, एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था। और पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, फिर ज़मीं को भी उसी तरह घुमाया गया था। पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, फिर ज़मीं को भी उसी तरह घुमाया गया था, और देखने वाला था मंजर वो खुली आँखों से, देखने वाला था मंजर वो खुली आँखों से, जब मैं जंजीर बकफ शहर में लाया गया था, जब मैं जंजीर बकफ शहर में लाया गया था। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं साहब सदर डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलमात से नवाजें। मेहमानान इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज
जो गुफ्तगू है टीचर्स पीपल रिलेशनशिप इन द चेंजिंग सिनेरियो, ये बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। आप हजरात के तासुरात को सुना और इस मजलिस के अंदर शायरी सुनी आपकी। एक शेर है कि परवाना भी एक पतंगा, परवाना भी एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, एक रोशनी का तालिब, एक रोशनी सरापा। यही टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। दोनों इल्म चाहते हैं, एक इल्म बांटता है और एक इल्म हासिल करता है, और इस हासिल करने के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक बचपन का हिस्सा है, एक जवानी का है, फिर एक उसके आगे। तो तालीम इस तरह से आदमी लेता है और वो अपने उस हर दौर के लोगों को याद करता है। आखिर में जो इल्म का हिस्सा है आर्ट ऑफ अर्निंग, वो आदमी हासिल करता है। 3 चीजें इंसान के बारे में ये कहा गया है कि रूह शीशे की, बदन रेत का, पारे का मिजाज, जिंदगी तुझको सलीके से गुजारूं कैसे। ये सलीका सीखना ये जरूरी है। तो पहली स्टेज जो है वो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। ये बचपन में अगर तलफ़ुज़ खराब हो जाए तो वो फिर आखिर तक संवरता नहीं। दूसरी स्टेज है आर्ट ऑफ अर्निंग। अब ये सब सीख लिया, ये लाइट कैसे जल रही है, फला कैसे है, फला कैसे है, उसके बाद फिर उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे कमा के खाना है उस तरफ वो आता है। और इन दोनों के साथ आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके बारे में तमाम तज़किरे में ये बात आई कि साहब ये जो आज हम लोग वर्चुअल टीचिंग पे आ गए हैं, इसके अंदर जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये नहीं टीचर पकड़ पा रहे हैं, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी। क्योंकि एक चीज़ है ऑब्जर्व लर्निंग, जो आदमी देखता है वही वो फिर उस पर चलने की कोशिश करता है, और वो अपने साथियों से, अपने उस्ताद से, अपने वालिदैन से आदमी सीखता है। बहरहाल आर्ट ऑफ अर्निंग ये ग्रेजुएशन और उसके आगे का जो हिस्सा है। हमारे भी एक उस्ताद थे, डॉक्टर जी.के. पाठक नाम था। एक शेर है कि जब तक पढ़े न थे कोई पूछता ना था, तुमने पढ़ा के हमें अनमोल कर दिया। जब बीएससी में हम गए, 2 उस्ताद केमिस्ट्री के, एक इनऑर्गेनिक के और एक ऑर्गेनिक के, डॉक्टर जी.के. पाठक और डॉक्टर I.P. पांडे। डॉक्टर पांडे जो हैं उम्र में 4-5 साल बड़े होंगे। वो तशरीफ लाए तो उन्होंने रेबन का चश्मा लगाया, आए, उन्होंने टेबल पर रखा और पढ़ाना शुरू किया। उसी इतनी देर में उन्होंने बोर्ड पर कुछ लिखा
बच्चों ने वो चश्मा उनका पार कर और उनका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आया, बस लोग उसी में लग गए हम लोग। और उसके बाद कभी उनकी क्लास ली नहीं, फिर दूसरे टीचर को मुंतखब करना पड़ा। डॉक्टर पाठक तशरीफ लाए, सेहतमंद थे माशाल्लाह, और पान खाते हुए आए बड़े आराम से, और कहा बच्चों अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और उन्होंने जो पढ़ाया वो सब समझ में आया। और उसके बाद उन्हीं से हमारा एक ऐसा फैमिली रिलेशनशिप हो गई। बीएससी हुए, फिर एमएससी हुआ, और पढ़ाने में बस उनका यही था, बस बेटा ये 2 क्वेश्चन और याद कर लो, वो याद कर लिए, ये 2 और याद कर लीजिए, 2 और याद कर लीजिए, और वो करते करते पास हो जाते थे। अब हमारा वो दौर तो था नहीं कि साहब 98 और 100% मार्क्स से सेकेंड डिवीजन भी आ गई तो बस मिठाई बढ़ गई। हमारे एक यहाँ दोस्त है, आप सब लोग जानते हैं, चीफ जस्टिस BN कृपाल, उनसे एक मर्तबा गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आई पास माई हाई स्कूल विथ 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 2nd डिवीजन, LLB ग्रेजुएशन 2nd डिवीजन, LLM 2nd division. I have never seen 1st division in my life. And I am Chief Justice of India. What is lacking in me? Which is, in the present scenario, if you see the students, 100%, 99% cutout is there of the university. And if you ask them few things, they will not be able to answer. तो ये उन्होंने कहा, और फिर उसका जो भी जवाब था वो हमें याद आया। जैसे टीचर्स डे के ऊपर ही हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये टीचर बर्थडे डॉक्टर राधा कृष्णन जी का, उन्होंने जो अपनी थीसिस सबमिट की, PhD में नंबर नहीं मिलते, एक रिमार्क मिलता है, और उसमें अगर ये न लिखा हो आई अप्रूव दिस थीसिस फॉर द अवार्ड ऑफ PhD, तो उसके साथ में एडजेक्टिव कुछ भी लगा लें वो बेकार है। तो उनको ये रिमार्क दिया कि दैट द एग्जामिनी इज मोर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट देन द एग्जामिनर। I approve this thesis for the award of PhD. उनको भी 100% मार्क्स नहीं मिलते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का आपने तज़किरा किया, he did his MSc, his masters from Germany. उनके बारे में है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, 7 क्वेश्चन शीट के ऊपर लिखे थे, attempt any 5, 7 questions were there on the question paper. He attempted all 7 questions and wrote on the answer sheet, examine any 5. This was the confidence of that man. हमारे एक IPS ऑफिसर दोस्त थे, नाम नहीं लेंगे, कहने लगे मैंने भी ऐसे ही किया था, ये तज़किरा हुआ था। हमने कहा उसके बाद 2 आपने काट दिए होंगे। कहने लगे हमने बस यही फर्क था। और आपने जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का वाक़या सुनाया है यहाँ पर, कि उन्होंने कहा कि चेहरे के ऊपर, माथे पर उसकी मोहब्बत लिखी होती है, ये हकीकत है। उनका एक वाक़या यहाँ जामिया के टीचर्स हैं, सभी जानते होंगे, लेकिन दोहरा देता हूँ
कि वो अखलाकियात में सिर्फ कपड़े नहीं, बैठने का तरीका, जूते कि जूते साफ हैं कि नहीं। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे वो ये कहते थे कि इंसान की पोशाक न देखा करो, शूज देखा करो, उससे उसके किरदार का पता चलता है। तो उन्होंने भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब वाइस चांसलर थे तो उन्होंने एक बार कहा टीचर्स से कि भाई बच्चों के शूज देखा करो, आप शाइनिंग और ना। तो वो नोटिस लग गया, बच्चों को वो चेक होने लगे, और फिर एक बार जो है उन्होंने देखा, फिर भी बच्चे कुछ ऐसे आते थे जो शू शाइन करके नहीं आते थे। तो उन्होंने, मुख्तसर कर रहा हूँ कि नोटिस लगवाया, नोटिस पर भी जब अमल नहीं किया कुछ बच्चों ने, तो गेट पर वो ब्रश और पॉलिश का बॉक्स लेके खुद बैठ गए, और जिस बच्चे को देखा कि उसके जूते शाइन हुए हुए नहीं हैं, उसको कहा बेटा इधर आओ, ला हम तुम्हारी शूज शाइन कर दें, तुम देखो। तो ऐसे उस्ताद को आदमी भूल नहीं सकता। और ये एक कहते हैं ना कि माँ बाप वाला रिश्ता होता है इसमें। अल्लाह ने माँ बाप को औलाद के लिए रहमत बना के भेजा, और औलाद को वालिदैन के लिए नियामत बना के भेजा है। अब वो नियामत अगर नियामत बनता है तो वो उसको आखिर तक काम में आता है। हमारे एक जानने वाले थे, उनसे एक बार हमने ऐसे ही जो है दरियाफ्त किया, उनके साथ बैठे थे, तो उनकी ये उंगली जो है ऐसे टूटी हुई थी। हमने उनसे पूछा ये क्या चोट लग गई थी? कहने लगे भाई जब हम पढ़ते थे अल्लाह बरी के रहमत करे, अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद करे। एक दिन हम सबक याद नहीं कर सके, हमारे टीचर ने हमें ऐसा बैंक से मारा कि ये उंगली टूट गई। अब उनको दुआएं दे रहे हैं। अब ये सोचिए कि वो टीचर जिसको ये इस वक्त दुआएं दे रहे हैं, वो अगर कहीं देख रहे हैं कितना मलाल होगा। तमाम उम्र जुल्म का एहसास रुलाएगा तुम्हें। हम तो बच्चे हैं, रोएंगे बहल जाएंगे। कुरान शरीफ की एक दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। अल्लाह तू मेरे माँ बाप को की बख्शिश कर देना, माफ़ कर देना। रब्बना ग़फ़िरली, उनकी मग़फ़िरत कर देना। वली वालिदैया वलिल मोमिनीना, और अच्छे लोगों की मग़फ़िरत कर देना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, ऐसा उनके ऊपर रहम करना जैसे मुझ छोटे के ऊपर उन्होंने किया। और हम उस्ताद होने की वजह से बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और वो ये हमारे लिए दुआएं करें, माँ बाप के लिए, उस्तादों के लिए। कितना बड़ा जुल्म है ये। बहरहाल डॉक्टर जी के पाठक के अंडर में हमने न सिर्फ पढ़ा, हमारे पीएचडी के और डीएससी के गाइड भी रहे। और फिर सुए इत्तफाक उनकी बेटी डॉक्टर शिवानी पाठक, अब तो शादी हो गई तो नाम बदल गया, उन्होंने हमारे अंडर में पीएचडी किया।
तो ये एक अजीब सिलसिला है, इसको आदमी याद रखे तो वो दूसरों के लिए मिसाल बनती है। ये कहते हैं कि दो तरह के उस्ताद हैं, एक वो जिनको यहाँ से आदमी याद रखता है और एक वो जिनको यहाँ से याद तो कोरोना के दौर में ये वाले उस्ताद तो रहे कितने ही टीचर ट्रेनिंग आप कर लीजिए कि भाई किस तरह से पेश आना है ये नए गैजेट्स के साथ। भाई शुरू कराइए तो, लेकिन मार पिटाई नहीं कर सकते कुछ भी करें आप डांट दें और वो फिर बच्चे के ऊपर है कि वो कंप्यूटर ही ऑफ कर चला जाए तो टीचर्स ने आसान तरीका ये निकाल लिया है आजकल, जो पढ़ाने में महारत नहीं रखते इस नए इक्विपमेंट के साथ, कि वो होमवर्क ज़्यादा दे रहे कि और होमवर्क दे दो और दे दो, कुछ नहीं तो होमवर्क देते रहो। बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू और इसके अंदर आसिफ साहब की जितनी तारीफ की जाए कि उन्होंने ये मौजू निकाला और इस वजह से हम लोगों ने अपने उन असातिज़ा को याद कर लिया। हमारे पीर मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, अल्लाह बड़ी करें, ऐसी शख्सियत जो जिंदगी कैसे जी जाए, आपके बारे में आपने शेर पढ़ा था, ऐसे मिला करो कि करें लोग आरज़ू और ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल दे। जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। ये तो जिंदगी है, वरना क्या जिंदगी। ये जो शेर है कि लाई हयात आए खजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के लिए आई और चली, ये कोई इंसान के लिए नहीं है। इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता, इंसान के लिए वालिदैन बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं कि अल्लाह है आपकी इस तशरीह की दाद बड़ी दुआएं कि अल्लाह ऐसी औलाद दे, ऐसी औलाद दे। और जब औलाद हो जाती है उसके लिए वालिदैन दुआएं करते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो। उस्ताद उसको सिखाता है, इसलिए नहीं कि बस आए और चल दिए। जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। वो तो जिंदगी है। अब इतने हजरात की गुफ्तगू हुई, वो क्या, अगर उन्होंने ऐसी जिंदगी ना जी होती तो आज उनकी गुफ्तगू ना करते हैं। तो बहरहाल बहुत मुबारकबाद, और मैं शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि नहीं मिलता है कोई राज़दां जिससे कि ये पूछे, नहीं मिलता है कोई राज़दां जिससे कि ये पूछें, शम्मा की लौ से क्या कह के लिपट जाते हैं परवाने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे वो इम्तिहान और देना भी बहुत कला का काम है, मैं इसमें माहिर था। एग्ज़ाम से पहले मैं लाइब्रेरी में जाके उस सब्जेक्ट की जितनी इम्पोर्टेंट किताबें होती थी सब अपने और दोस्तों के नाम से इशू करा लेता था। उससे दो फ़ायदा होता था, एक तो जिनसे हमारा
डायरेक्ट मुकाबला होता था उससे वो किताबें अवेलेबल नहीं होती थी। दूसरे वो जस्ता जस्ता वो सारी किताबों से कुछ औरात में पढ़ लेता था और उनके रेफरेंसेस कोट करके मैं एग्ज़ाम पेपर लिखा करता था। तो मुमतहिन भी बेचारा परेशान होता होगा कि ये तालिब इल्म है या कोई रिसर्च स्कॉलर या उससे भी बड़ी कोई चीज़ कि इसने इतने रेफरेंसेस। आखिर में किताब के जो मेरे नोट शीट या आंसर शीट होती थी 3 सफ़े में लास्ट के तो मैं रेफरेंसेस ही कोट करता था। तो बहरहाल इन चीज़ों से गुज़रा मैं, लेकिन इसमें भी किसी उस्ताद ने मेरी रहनुमाई की कि सिर्फ अपने कोर्स की किताबें ना पढ़ा करो और जो चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में उसके अलावा भी चीज़ें पढ़ो। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इल्म भी हासिल हुआ और इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हमेशा आए, हमेशा पोजीशन आई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब उनके इस खिताब के लिए और मेज़बानी के लिए। जनाब तारिक अनवर साहब का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा कि इस माहौल में वो तशरीफ़ ले आए, निकल के आए घर से। और प्रोफेसर अख्तर वासे साहब का उनकी रहनुमाई हमेशा हमें हासिल होती है। और चूँकि वो महफिल नहीं है लेकिन मैं ज़िक्र कर दूँ कि साहब यहाँ तो हम कर सकते हैं ख़ास तौर से कि जो पेन फाउंडेशन जिसमें प्रोफेसर अख्तर वासे साहब भी एक ट्रस्टी हैं, हमने इस कोरोना के इस काल में कहना चाहिए 6 महीने में 112 लोगों तक हमने मदद की है। तारिक साहब आप उस पहले वाले प्रोग्राम में थे जब हम पेन फाउंडेशन को हमने लॉन्च किया था। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है, जितने आर्टिस्ट हैं या शायर हैं, अदीब हैं, उनकी हम खबरगिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तारिक साहब भी मौजूद हैं और प्रोफेसर अख्तर वासे साहब भी हैं और हम लोग आर्टिस्ट जो हैं वही अफेक्टेड। आज भी उमा शर्मा जी एक आर्टिस्ट डांसर है, बहुत बड़ी कथक वाली गालिब पे उनका गालिब पर आज भी उनका फोन आया और 3 आर्टिस्ट के बारे में कहा उन्होंने कि भूखे मरना। बिल्कुल सही बात है। वो दिलीप पांडे जो यहाँ चीफ विप हैं दिल्ली के, उनको उस बीच में फ़ोन आया कि भाई 20 लोग हैं, क्या आपकी मदद हो सकती है। हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी कर दी है, तो हमने उसमें फिर अपना जो भी हिस्सा था शामिल कर लिया। तो बहुत वक्तन सचमुच परेशान है। और कई लोग एक अजमेर की कोई कव्वाल और गज़ल गाए कि वो लोग वो दिल्ली आके बैठ गए हैं। वो कह रहे साहब हमें कहीं बुला लीजिए, कहीं पढ़ा दीजिए, कुछ तो हमारी मदद हो जाए, कुछ तो हम खाने का बंदोबस्त हो जाए। बहुत सचमुच परेशान है। पर प्रोफेसर कविता चौहान का और एहतशाम का और तमाम लोगों का, राशिद हामिदी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अरशद साहब, तमाम लोगों का मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग जो जैसे प्रोफेसर वासे साहब ने कहा कि हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं और उसको हम सिरे से खारिज भी कर रहे हैं। हम दूरी बना के जितने लोग हम जमा हो सकते थे हम जमा हुए इस छोटे से हॉल में, और अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। खाना हाजिर है, मेरे ख्याल में उसकी तैयारी हो चुकी है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।